नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मोदी जी का आज गुणगान। आज से मतलब है जनरल असेंबली बैठी तो पहले दिन ही एक तो एर्दोगन टर्की के राष्ट्रपति ने भारत का जिक्र किया, दूसरा फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत का खुलकर चर्चा की, तीसरी बात एक और आई कि एशिया डेवलपमेंट बैंक ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कही उसमें भी भारत के विषय में उसने बात कह दी। तो आज कुल मिलाकर कहने की दृष्टि से भारत के लिए कुछ अच्छा दिवस था। अब हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करें क्योंकि हम जानते ही हैं टर्की ने तो भारत के लिए क्या कहा होगा। उसने कश्मीर आलाप उखाड़ा जनरल असेंबली की डिबेट में, और जबकि वो विषय नहीं लाया जा सकता क्योंकि यूएनओ की खास बात है कि किसी का इंटरनल मैटर यूएनओ में नहीं उठाया जा सकता। यूएनओ में देशों के विषय उठाए जा सकते हैं। इंटरनल मैटर जम्मू कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है और इसको उठाने का, जनरल असेंबली में उठाने का अधिकार, इंटरनेशनल मंच पर उठाने का अधिकार किसी को नहीं है क्योंकि ये इंटरनेशनल विषय नहीं है। अब दूसरा, उन्होंने साथ में ये बात उठाई तो भारत को कुछ ना कुछ तो करना ही था। भारत के विदेश मंत्री ने जब एर्दोगन ने ये बात उठाई कि भारत पाकिस्तान के बीच में, हालांकि अब की बार वैसे नहीं उठाया जैसे 2020 की असेंबली में उन्होंने उठाया था, और 2020 की असेंबली में सीधा कह दिया था कि भाई ये कन्फ्लिक्ट जम्मू कश्मीर का सॉल्व होना चाहिए। अब की बार उन्होंने जो उठाया है वो थोड़ा दूसरे तरीके से उठाया है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में परमानेंट पीस होनी चाहिए और परमानेंट पीस के लिए कश्मीर का कुछ परमानेंट सेटलमेंट होना चाहिए। पूरे विश्व को प्रयास करके भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर परमानेंट सेटलमेंट दे देना चाहिए, और जब तक कश्मीर में सेटलमेंट नहीं होगा तब तक भारत और पाकिस्तान दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। उनका कहना था कि 1947 में पाकिस्तान और भारत दो नए देश बनने के बावजूद उन देशों में शांति स्थापित नहीं हो पाई और वो आपस में लगातार लड़ रहे हैं। उस लड़ाई का कारण कश्मीर था। एर्दोगन ने ये तो बिल्कुल नहीं बताया कि जम्मू कश्मीर का अधिमिलन तो भारत के साथ हो गया था और पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती उस पर हमला कर दिया था, जिसका यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्वेश्चन लेकर नेहरू जी चले गए थे, गलतियां कर गए थे। पाकिस्तान ने उसमें यह भी जवाब दिया था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, ये भारत के अंदर के कबायली हैं जिन्होंने वहाँ विद्रोह कर दिया है, इसलिए हमारा कोई उसमें रोल नहीं है। हालांकि यूनाइटेड वो उस समय UNCIP बैठा था, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडियन पाकिस्तान, उसने रेजोल्यूशन पास किए थे। उन रेजोल्यूशंस में भारत में प्लीबिसाइड करवाने की बात कही गई थी और उसके लिए पाकिस्तान पूरा जम्मू कश्मीर खाली करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भारत के हाथ में होगा, भारत सरकार चाहे तो उस पर प्लीबिसाइड करवा सकता है, ऐसे कुछ नियम बनाए थे। अब प्लीबिसाइड तो उनको याद है क्योंकि पिछली बार भी एर्दोगन ने यही बात वहाँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहा था कि यूएनओ के जो रेजोल्यूशंस हैं उनके अनुसार वहाँ सोल्यूशन निकलना चाहिए, लेकिन यूएनओ के रेजोल्यूशंस के अनुसार अब क्यों? अरे भाई, यूएन रेजोल्यूशन तो ये बात 1948 की है, तो फिर 1948 में पाकिस्तान क्यों नहीं कह रहा था तब से लेकर, और कम से कम 2004-3 तक क्यों नहीं कह रहा था कि इसका सोल्यूशन यूनाइटेड ने ये UNCIP के रेजोल्यूशन के अनुसार होना चाहिए? क्यों? क्योंकि उसमें प्लीबिसाइड की बात कही गई थी और भारत सरकार ने वहाँ पर चुनाव करवाकर, शेख अब्दुल्ला की सरकार बनवाकर फिर से रेजोल्यूशन पास करवाया था। उस रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी नेहरू जैसा व्यक्ति था, उन्होंने कहा फिर से पास कर दो, फिर से पास हुआ था और उस पास के बाद ही इसको कंफर्म किया गया था। तो अब कोई क्वेश्चन बचता नहीं, लेकिन उस समय आबादी हिंदुओं की भी थी और चूंकि हिंदुओं की आबादी उस समय हुआ करती थी वहाँ पर, इसलिए पाकिस्तान को पूरा विश्वास रहा होगा कि जो जम्मू कश्मीर के मुसलमान और जम्मू कश्मीर के हिंदू हैं वो प्लीबिसाइड में कभी पाकिस्तान को वोट नहीं देंगे, इसलिए उसने ठंडाई में दूसरा रास्ता पकड़ा, हमले का रास्ता पकड़ा और ये सब वो करता रहा। अब उनको लगता है कि आबादी कश्मीर में ठीक ठाक उनके मतलब की हो गई है, आतंकवाद उन्होंने सही से फैला लिया है, तो अब अगर प्लीबिसाइड करवा दिया जाए तो फिर पाकिस्तान को वहाँ वोट मिल जाएगा। लेकिन उस प्लीबिसाइड की जो कंडीशन थी उसमें भी एक कंडीशन थी कि सबसे पहले पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपेशन करके रखा जम्मू कश्मीर के उस हिस्से पर, उसको खाली करना पड़ेगा, तभी वो हिस्सा, तभी वहाँ प्लीबिसाइड करवाया जा सकता है। पाकिस्तान ने कभी खाली नहीं किया, इसलिए हमने प्लीबिसाइड तो चूंकि हम करवा नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान को POJ के खाली करना था पहले, और POJ के खाली हुआ नहीं था,
तो फिर क्या, तो फिर क्या, तो ऐसी पोजीशन में हम प्लेबिसाइड कैसे करवाते? लेकिन हमने जो बचा हुआ हिस्सा मेरे पास था उसमें चुनाव करवाकर बाकायदा एक संवैधानिक सरकार बना दी थी और संवैधानिक सरकार के माध्यम से हम चलते रहे। हालांकि 2019 में जब आर्टिकल 370 डाइल्यूट हुआ, जम्मू कश्मीर का संविधान खत्म हुआ, तो फिर इन सब का चिल्लाना स्वाभाविक था, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी बनी बनाई थी वो सब फेल होती दिखाई पड़ गई और फुल फ्लैश राज्य बन गया, जिसमें कि वो डेमोग्राफी चेंज करना चाहते थे। बार बार जम्मू कश्मीर के लोगों को एक्सोडस भगाते थे, मार के भगा देते थे, उनकी हत्याएं करते थे, कत्लेआम करते थे। वो सब अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब सरकार बदल चुकी है, देश का माहौल बदल चुका है और वहाँ कश्मीरी हिंदू वापसी मार रहे हैं, बाकी लोग भी अब वहाँ रहने का अधिकार धीरे धीरे पा रहे हैं। तो एर्डोगन ने जब ये बात कही तो उसके साइड लाइन में भारत, आज की तारीख में भारत सुनने वाला देश नहीं है। अभी तो मोदी जी बोले ही नहीं हैं, लेकिन भारत सुनने वाला देश नहीं है। भारत जिस दिन भारत के खिलाफ जब भी आप बोलेंगे, जैसे यूक्रेन और रशिया के मामले में भारत के खिलाफ बोल रहे थे, तो एस जयशंकर ने पूरे विश्व को जवाब दिया था और एस जयशंकर ने पूरे विश्व को बताया था कि नहीं देखिए, आप हमको मत छेड़िए, हमको छेड़ना ठीक नहीं है, आप ये तेल चिल्ला रहे हो, तेल पहले यूरोप वाला बंद करवाइए, और तमाम तरह की बातें। वैसे ही एस जयशंकर ने आज साइप्रस से बात कर ली। उधर एर्डोगन बोले और इधर साइप्रस से बात की उन्होंने और लीबिया से बात की। अब आप सोचिए कि साइप्रस और लीबिया से बात करने का क्या मतलब है। साइप्रस के अंदर 1974 में एर्डोगन ने, यानी कि टर्की ने अपनी फोर्सेस भेज दी थी, इन्वेशन कर दिया था, बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया था, बहुत बड़े हिस्से पर वो बैठे हुए हैं जबरदस्ती। तो साइप्रस का टर्की का इशू है, क्योंकि एक तरफ से ग्रीस था और एक तरफ से टर्की था। तो टर्की जो इन्वेशन वहां कर गए थे साइप्रस में, और साइप्रस में लड़ाके तैयार कर लिए, ऐसा कहना, लड़ाके से मतलब वो आतंकवादी, जो मोहम्मदन आतंकवादी रहते हैं, वो आतंकवादी तैयार कर लिए थे, कहने के लिए वो लड़ाके हैं साइप्रस में। लेकिन हकीकत ये है कि वहां पर कन्फ्लिक्ट 1974 से लेकर अभी तक चल रहा है। भारत कभी उस पर नहीं बोला, लेकिन जैसे ही एर्डोगन ने जनरल असेंबली में स्टेटमेंट दिया, वैसे ही 1 घंटे के अंदर एस जयशंकर साइप्रस से मिले और साइप्रस को उन्होंने आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरा, वो लीबिया में भी इस समय लगातार इंटरवेंशन कर रहा है टर्की। टर्की को लगता है जहां जहां मुसलमान है, मुसलमानों का संरक्षक तो वो ही है अकेला। सऊदिया को वो पीछे छोड़ना चाहता है, यूएई को वो पीछे छोड़ना चाहता है, वो टर्किश एम्पायर को पुनः स्थापित करना चाहता है, इस्लाम के नाम से करना चाहता है। हालांकि इकोनॉमी उनकी खत्म होती जा रही है और जब से मोदी जी उनके पीछे पड़े हैं तब से तो उनका बंटाढार हो ही रहा है कम से कम। क्यों? क्योंकि अभी सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत ने वो इशू उठाया, लीबिया वाला और साइप्रस वाला दोनों, और सीधा सीधा भारत ने कहा कि भाई हम वार्निंग दे रहे हैं टर्की को लीबिया में इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, साइप्रस में उनको गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। और चूंकि यूएन रेजोल्यूशन ऑलरेडी इनके खिलाफ है, उसके बावजूद ये इंटरवेंशन कर रहे हैं, ये विश्व पॉलिसी के लिए अच्छा नहीं है। इसकी शांति स्थापित करने के लिए हमको, यानी कि विश्व समुदाय को कोई स्टेप उठाना चाहिए। अब हमने तो सीधा सीधा कर दिया क्योंकि आप हमारे पीछे पड़े हुए थे। अभी ये जयशंकर भी दोनों के साथ तुरंत ही बैठ लिए, 1 घंटे के अंदर बैठ लिए, और फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि जो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर उनसे भी मिल लिए और उनसे कहा कि भाई साइप्रस का इशू मुझे बताओ और लीबिया का इशू बताओ, लीबिया और साइप्रस के इशूज़ में हम इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी हम जानकारी चाहते हैं, उसमें हम सोल्यूशन चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप अगर हमारे यहाँ के लिए जरा सा भी स्टेटमेंट देंगे तो भारत सरकार अब साइप्रस में घुस कर खेलेगी, और वो लीबिया में भी, और जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों पर, चाहे वो आप आर्मेनिया में खेल रहे हों, चाहे आप अजरबैजान में खेल रहे हो, समुद्री इलाकों में खेल रहे हो, जहाँ जहाँ आप घुसेंगे वहाँ वहाँ भारत इंटरवेंशन करेगा। ये भारत ने अपनी पॉलिसी बना ली है कि अगर आप हमसे उंगली करेंगे तो हम सूजा जरूर कर देंगे। ये विषय तो एक आया। दूसरा विषय जो बहुत इंपॉर्टेंट भारत के लिए था वो ये था कि मोदी पूरे सेशन में, मैक्रोन पूरे सेशन में मोदी के लिए कहते रहे। एक तो उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बात कही। भारत ने अभी आपको पता हो, मैंने पीछे एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था जिसमें कहा था कि भारत के विदेश मंत्री और एक डेलीगेशन पूरा बनाया है, जो कंट्री वहाँ डिसीजन लेने की स्थिति में है उन कंट्रियों के साथ कैसे कोलैबोरेशन किया जाए। यूएन जनरल असेंबली बैठने वाली है, तो उससे पहले उन कंट्रियों के स्टेटमेंट भारत के फेवर में आए। सबसे पहला कंट्री उसमें जिसमें हमारा डेलीगेशन गया था वो फ्रांस था, और फ्रांस ने खुलकर सपोर्ट भी किया था। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जनरल असेंबली में भी खुलकर बोला, उनके पहले स्टेटमेंट में ही, पहले ही दिन वो बोल दिए कि भाई
रिफॉर्म की आवश्यकता है और हमें ऐसे कंट्रियों को इसमें लाना चाहिए कि विश्व का रिप्रेजेंटेशन हो सके, जिनकी आबादी अच्छी हो, जो संसार में क्रेडिबिलिटी रखते हों, जिन्होंने ये ना किया हो, वो ना किया हो, हमले शमले ये वो ना किया हो, वो सारी क्राइटेरिया कुल मिलाकर जब मैं उनको समझने की कोशिश कर रहा था तो वो भारत की तरफ इशारा कर रहे थे। दूसरी बात जो उन्होंने कही, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, गुटनिरपेक्ष देशों की। तो भारत ने, नेहरू जी कभी गुटनिरपेक्ष देशों की स्थापना करे बैठे हैं ऑलरेडी। तो गुटनिरपेक्ष देशों में हम अपने आप को आज भी लेकर आते हैं। तो गुटनिरपेक्ष देशों के साथ कॉम्पेटिबिलिटी बनाने का उन्होंने कहा, और ये कहा कि गुटनिरपेक्ष देश जो हैं, यानी कि अमेरिका के खेमे में नहीं है, रशिया के खेमे में भी नहीं, उनको अपनी आपसी लड़ाई भुलाकर एक साथ एकजुट होकर जो नई समस्याएं विश्व की हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है उनका इशारा सीधा सीधा इस्लामिक चरमपंथ पर था, क्योंकि इस्लामिक चरमपंथ बाउंड्री मानता नहीं है, ये मानकर चलता है अल्लाह ने सब हमारे लिए बनाया है और हम सारे संसार को रूंद कर उस पर शासन करेंगे। तो ये फ्रेंच प्रेसिडेंट ने साफ साफ कहा कि भाई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो है वो सॉवरेनिटी बचाना और संसार में पीस स्थापित करना, इसके लिए लड़ाई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कर रहा है, जिसका अग्रणी भूमिका में भारत है। साथ में उन्होंने जब ये परमानेंट सीट की बात, भारत की तारीफ कर ली, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की भारत की तारीफ कर ली, और फिर उसके बाद उन्होंने मोदी जी का सीधा नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि हमको मोदी जी की तरह सोचना चाहिए। जो मोदी जी ने कहा एससीओ की बैठक में, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में, पुतिन से जो मोदी जी ने कहा, यानी कि उन्होंने सीधा कहा कि भारत ने जो रशिया से कहा, और साइड लाइन में जो पुतिन से भारत की वार्ता हुई उसमें भारत ने कहा लड़ाई में किसी का सुख नहीं है, लड़ाई में कुछ भी नहीं रखा है, लड़ाइयां अपने को खत्म करके विश्व के नए चैलेंजेस की तरफ ध्यान देना चाहिए और विश्व के नए चैलेंजेस से मिलकर लड़ना चाहिए। विश्व का नया चैलेंज अलकायदा है, विश्व का नया चैलेंज तालिबान है, विश्व के नए चैलेंज के रूप में टर्की खड़ा हो रहा है, विश्व के नए चैलेंज के रूप में कुर्दिश खड़े हो रहे हैं। यानी कि विश्व में जो नया चैलेंज है वो इस्लाम की स्थापना संसार भर में करना और दारुल इस्लाम बनाना, और उसके लिए वो चरमपंथ, उसके लिए वो मानवता भूल गए। हालांकि मानवता उनको याद कब थी ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो अब संसार को क्रैश करने के लिए बढ़ गए हैं, उनकी आबादी भी बढ़ गई है और वो अब उस रास्ते पर आ गए। उनसे सबको मिलकर लड़ने की आवश्यकता है, और इसलिए आप ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई छोड़ दीजिए, आप उत्तर और दक्षिण की लड़ाई छोड़ दीजिए। विश्व में ना हम ईस्ट हैं ना वेस्ट हैं, अब हम विश्व के नए चैलेंजेस से सब लड़ेंगे। जैसा मोदी जी कह रहे हैं वैसा हम सबको करना चाहिए, उस दिशा में विचार करना चाहिए। यानी कि जनरल असेंबली में कुल मिलाकर मोदी जी के चारों ओर ही पूरा प्रकरण चलता रहा, और चाहे वो एर्डोगन बोले हों, चाहे वो मैक्रोन बोले हों, कुल मिलाकर एक ने भारत की खूब तारीफ करी, लेकिन इस बार एर्डोगन भारत को क्रिटिसाइज नहीं कर पाए, बल्कि भारत ने ही उल्टा उनको दबाव में लेने के लिए साइप्रस और लीबिया से बात कर ली और उनके फॉरेन मिनिस्टर से भी बात करी। अभी भारत की बारी आनी बाकी है। भारत क्या कहता है जनरल असेंबली में वो भारत तय करेगा, वो तो मोदी जी तय करेंगे, क्योंकि वो तो जब बोलेंगे तो फिर हम सब जानते हैं कि वो क्या बोलेंगे। तीसरा इशू जो मैंने डिस्कस किया वो एडीबी है, एशिया डेवलपमेंट बैंक। हम सब जानते ही हैं कि एशिया में जिस प्रकार आईएमएफ काम करता है, वर्ल्ड बैंक काम करता है विश्व लेवल पर, वैसे ही एडीबी काम करती है यहाँ। एडीबी ने जो फोरकास्ट किया है उसमें चाइना से बहुत सारे कंट्रियों की इकोनॉमी तेजी से बढ़ती दिखाई है। चाइना की इकोनॉमी उन्होंने दिखाया है कि पिछले 4 दशकों में सबसे स्लो 3.3%। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना की इकोनॉमी अगर 3.3% हो गई है, आ गई है, तो फिर ये एक बड़ा संदेश है। और चाइना इस समय किन परिस्थितियों से गुजर रहा है ये हम सब जान ही रहे हैं, खासतौर से बुरहान के बाद। तो चाइना में जो समस्या चल रही है उसके पीछे भी कारण भारत है, क्योंकि भारत ने अपनी मार्केट बहुत बड़े स्तर पर चाइना से रोक दी है। चाइना की ग्रोथ का मुख्य कारण भारत की मार्केट थी, और मोदी जी ने गलवान के बाद चाइना को सबक सिखाने के उद्देश्य से, और इस संकट काल में डब्ल्यूटीओ की बात मानी नहीं जा सकती, क्योंकि पहले हम डब्ल्यूटीओ से बंधे हुए थे, लेकिन जब संकट काल आता है, सॉवरेंटी चैलेंज होती है, तो डब्ल्यूटीओ से हम बनते नहीं। दूसरी, आसियान और सार्क जैसे देशों में भी चाइना से जो प्रोडक्ट बनकर आता है वो भारत में नहीं आ सकता।
तीसरा, भारत में बिकने वाला हर एक प्रोडक्ट पर ई कॉमर्स साइटों को लिखना होगा ये कहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है। कोई भी चीज़ आएगी उसमें मैन्युफैक्चरिंग आपको लिखनी पड़ेगी। चाइना ने हालांकि उसमें पॉलिसी बदल दी है, तो मेड इन चाइना की जगह वो आजकल दूसरे शब्द लिखने लगे हैं। वो आजकल रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो वो ऐसा पीआरसी लिखने लगे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो आप देखते होंगे कि उसमें लिखा है मेड इन पीआरसी। तो पीआरसी का मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत में चाइनीज़ प्रोडक्ट का विरोध सही साठ चल रहा है और भारत में जो राइट उनके पास हैं भी एक्सपोर्ट के, उन राइटों के बावजूद प्रोडक्ट जब मार्केट में जाता है तो वो प्रोडक्ट भारत के लोग कोशिश करते हैं कि चीन का प्रोडक्ट हमको ना लेना पड़े, अगर उसके इक्विवेलेंट हमको कोई प्रोडक्ट मिलता है तो हम उसको प्रेफरेंस देते हैं, भले 2 रुपये महंगा मिले। उसका कारण एक और है कि हम ये मानकर चलते हैं कि चीन का प्रोडक्ट चलने वाला नहीं है, चले तो 100 साल और नहीं तो ये गया। तो अगर 2 रुपये ज़्यादा देकर कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है जिसकी लाइफ हो और श्योर शॉर्ट लाइफ हो, तो फिर भारत के लोग उसको प्रेफर करते हैं। तो ये 2 कारण हो सकते हैं, इसलिए वो अब मेड इन पीआरसी लिखने लगे हैं, मेड इन चाइना नहीं लिखते। दूसरी बात जो एडीबी ने कहा, उन्होंने कहा कि पूरे एशिया में सबसे तेज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर किसी की होगी तो वो भारत की होगी। हालांकि उन्होंने उसको 7.5% पर ग्रोथ लेकर गए हैं, उनकी 3%, हमारी 7.5% पर लेकर गए हैं, जो कि आईएमएफ ने फोरकास्ट डबल डिजिट में किया था। तो एशिया डेवलपमेंट बैंक हमको डबल डिजिट में नहीं दिखा रहा है, ये एक दुख की बात है, लेकिन वो सबसे फास्टेस्ट दिखा रहा है और ये बता रहा है कि भारत जो है सबसे सुदृढ़ है इकोनॉमिकली, भारत की मार्केट सबसे सुदृढ़ है, भारत में इन्वेस्टमेंट सबसे आसान है और भारत में इन्वेस्टमेंट सबसे सिक्योर है। यानी कि एडीबी की इस रिपोर्टिंग के बाद भारत का ग्राफ और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स भारत में आकर्षित होंगे। मैन्युफैक्चरिंग का हब भारत में बनना स्वाभाविक है। चीन से जो कंपनियां उखड़कर भाग रही हैं वो भारत में आएंगी, क्योंकि चीन में भी तभी गई थी कि वहाँ पर उनको लग रहा था कि सस्ती लेबर मिलेगी और हमको चीन की मार्केट भी मिलेगी। अब चूंकि इकोनॉमी उनकी लगातार बहुत तेज़ी से गिर रही है, इसलिए मार्केट और दूसरी चीज़ों पर भी सस्ती लेबर तो मिल सकती है, लेकिन मार्केट वहाँ नहीं मिलेगी, तो वहाँ से बाहर ले जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी मार्केट संसार में दूसरे नंबर पर भारत की है और भारत ने मेड इन चाइना पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। तो इसलिए कंपनियों के पास उपाय क्या है? दूसरा, बुरहान वायरस के बाद चीन की परिस्थितियों में देखा जा रहा है। और तीसरा, एक और बड़ी बात है कि चीन में इस समय जी जिनपिंग की बहुत सारी परिस्थितियां खराब चल रही हैं। तो ये भी संभव है कि चीन में सक्सेशन हो, और चीन में सक्सेशन आप समझते ही कि वहाँ जब सक्सेशन होता है यानी कि सत्ता परिवर्तन होता है तो करोड़ों लोगों की हत्याएं होती हैं। बहुत ज़्यादा उनके यहाँ डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि वो चुनाव से नहीं आते, वो तो हथियारों से आते हैं। तो अब उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही बड़ा संघर्ष चलता है और खेमों में बंटने के बाद वहाँ हत्याकांड शुरू होता है। और तब तक के लिए जो इन्वेस्टर वहाँ है उसका क्या होगा, जो प्रोडक्शन वहाँ कर रहा है उसका क्या होगा। तो उन सबको, विश्व को ये दिखने लगा है कि चीन में अब जी जिनपिंग का समय समाप्त हो रहा है, तो अब वहाँ सक्सेशन का युद्ध भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में उनका पैसा फंस सकता है। बुरहान की सिचुएशन की वजह से, वायरस की वजह से उनका पैसा फंस गया। इसलिए भारत एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है, और केवल अब संसार में भारत ही ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पर यंग पॉपुलेशन है, जहां पर शक्ति है, जहां पर सरकार सुदृढ़ बैठी हुई है, जहां पर कानून का शासन बनता जा रहा है और ईज ऑफ बिजनेस धीरे धीरे करके खुलता जा रहा है। राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारें बन रही हैं, जिनका पहला काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना रहता है। फिर भी परेशानियां, चूंकि पिछले 75 साल की हैं, परेशानियां बहुत सारी आ रही हैं, फिर भी पूरी ताकत से योगी जी महाराज जैसे मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, जो अपने यहाँ सरकारी स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सुदृढ़ हैं। ये सब कुछ भारत में चल रहा है, इसलिए भारत एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। तो भारत में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अच्छा, भारत ने अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी, मेड इन इंडिया की पॉलिसी भी और मेक इन इंडिया की पॉलिसी भी यहाँ पर खोल कर रखी। भाई आइए, आप हम आपके एक्सपोर्ट पर टैक्स बंद कर देंगे, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, आप आइए यहाँ पर बनाइए और एक्सपोर्ट करिए, हमें कोई समस्या नहीं, हम आपसे उसका एक्सपोर्ट का कोई टैक्स भी नहीं लेंगे, फॉरेन करेंसी जो लेकर आते हो उस पर भी हम कुछ नहीं लेंगे, आप केवल यहाँ बनाइए, हमारी लेबर इस्तेमाल करिए, हमारी लेबर स्किल्ड होगी, देश में और प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश में और जहाँ कहीं भी इंडस्ट्री लगती है उसके अगल बगल उसकी बाईपास उसकी माइनर इंडस्ट्रीज लगती है, वो तो सब भारतीय लगेंगी। जैसे सपोज एक कार बनने आई, टेस्ला अगर भारत में आ जाती है
या मैं कहूँ BMW आई, या मैं कहूँ कि कोई और कार आई, टोयोटा आई, तो भारत में जब वो बनती है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर में लगती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो 2-4 किलोमीटर के दायरे में, स्क्वायर किलोमीटर में लगती है, लेकिन उससे 2500-50 किलोमीटर दूर तक वहाँ जी इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई पिन बनाएगा तो कोई बोल्ट बनाएगा, तो कोई बॉल पेन बनाएगा, तो कोई वो उसका उसकी उसकी शुशी बनाता है, तो कोई टायर बनाएगा, तो कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा। ऐसे करके बहुत सारी सब्सिडी इंडस्ट्रीज उसके साथ खुल जाती, वो सब भारतीय होंगी। तो भारत में नो डाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, टेक्नोलॉजी हम सीखेंगे, तो हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी तेजी से चलेगा। इसलिए सरकार, भारत सरकार ये चाहती है कि आप मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया दोनों भारत में करें। हम आपका स्वागत करते हैं। ये तीसरी बड़ी खबर थी जो एडीबी बैंक ने हमको दी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि यूएनओ में इस बार मोदी मोदी चल रहा है। अभी तो शुरू हुआ है, पहला दिन था, लेकिन मोदी मोदी चल रहा है। इसके लिए हमको साधुवाद कहना चाहिए और भारत की जय हो रही है वहाँ, तो भारत की जय होनी चाहिए। हम सबको क्रिटिसाइज करने के बजाय ये ताकत लगानी चाहिए, सोशल मीडिया जो हम इस हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं उससे, कि संसार को ये मैसेज जाए कि मोदी जी के बगैर या भारत के बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।